बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मुनीर नियाज़ी के हवाले से आज हम अपनी गुफ्तगू को तमाम करेंगे। गुज़श्ता लेक्चर्स में हमने मुनीर नियाज़ी की गज़ल गोई के हवाले से बात की। उनकी जो शायरी में सहरकारी और आसेबी फ़ज़ा है, उनके यहाँ जो अमेजरी है, मुहाकात है, उसके हवाले से हमने तफसील से बात की। हमने उनके जो खूबसूरत मतले हैं और ख़ूबसूरत मक्ते हैं, उनके हवाले से भी तफसील से बात की। फिर हमने उनके यहाँ जो इल्म बयान है और इल्म बदी है, उसका जो इस्तेमाल है सलीके के साथ, करीने के साथ, उसके हवाले से हमने बात की। आज हमारी गुफ्तगू ये होगी कि मुनीर नियाज़ी के यहाँ कुछ अस्काम हैं, उनकी फ़नी बेनियाजियाँ हैं, तो आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। मुनीर नियाज़ी के कुलियात में जहाँ बहुत से खूबसूरत शेर हैं, वो शेर जो कारी को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं, वहाँ बहुत से अशार ऐसे भी हैं जो फ़नी अस्काम की वजह से शेरी असरारो रमूज से आशना कारी को अपनी तरफ उनकी तवज्जो मबजूल कराने में कासिर रहते हैं। इसकी वजह यह है कि मुनीर नियाज़ी बसा औकात फ़नी लवाज़िमात से बेनियाज़ी का रवैया इख्तियार करते हैं, जिससे उनके यहाँ बहुत सी ऐसी फ़नी कमज़ोरियाँ पैदा हो जाती हैं जिस पर अहले दानिश उस पर उंगली रखते हैं और उनके फ़नी अस्काम की निशानदही करते हैं। अब हम मुनीर नियाज़ी के यहाँ जो फ़नी अस्काम हैं, जो फ़नी हवाले से उनके यहाँ कमज़ोरियाँ हैं, उनका जायज़ा लेंगे। एक शेर देखिए, आपकी अपनी स्क्रीन पे एक शेर देख रहे होंगे कि अजब कशिश थी नज़र पर सराब सहरा की, अजब कशिश थी नज़र पर सराब सहरा की, गोहर मगर वो नज़र का उसाब में न मिला। आप देख रहे होंगे कि गोहर जो है उसका ताल्लुक आब से है, लेकिन दोनों के दरमियान बहुत से लफ्ज़ हैं। तो जब शेर में इस तरह की सूरत पैदा हो जाए कि दो ऐसे लफ्ज़ जो मानवी हवाले से जिनको करीब होना चाहिए, वो अगर अलग हों तो उसको हम ताकीद कहते हैं। ताकीद लफ्ज़ी भी होती है, ताकीद मानवी भी होती है। तो ये ताकीद लफ्ज़ी आप देख रहे होंगे कि गोहर और आप दोनों को इकट्ठा होना चाहिए था, करीब होना चाहिए था, लेकिन वो करीब नहीं है। इसी तरह एक और शेर देखिए, है उसके गिर्द ये महफिल जो एक सवाल में चुप, है उसके गिर्द ये महफिल जो एक सवाल में चुप, लगी है उसको भी ऐसे किसी ख्याल की चुप। बज़ाहिर शेर बहुत अच्छा लग रहा है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लेकिन चुप लगना एक मुहावरा है। और आपने देखा होगा कि दूसरे मिसरे के आगाज में लफ्ज़ लगी है और उसके इख्तिताम में, दूसरे मिसरे के इख्तिताम में चुप का जो लफ्ज़ है। तो चुप लगना ये जो है, इसका इस्तेमाल में मुनीर नियाज़ी ने ताकीद पैदा कर दी है। चुप लगना, लगी चुप, या इस तरह लगी ख्याल की चुप, ये इस तरह इकट्ठा इस्तेमाल होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता। इसी तरह एक और शेर देखिए कि खूब लगता है उसके साथ मुझे, खूब लगता है उसके साथ मुझे, वस्ल की शब की ख्वाहिशों का सफ़र। यहाँ भी आप देखिए कि जो पहला मिसरा है, उसका जो पहला हिस्सा है, उसे हम सद्र कहते हैं शेरी ज़बान में। तो उसमें लफ्ज़ है खूब लगता है, लेकिन इस खूब लगना का ताल्लुक है दूसरे मिसरे के आखिरी हिस्से को, जिसे हम शेरी ज़बान में इज्ज़ कहते हैं। तो खूब लगता है ख्वाहिशों का सफ़र, तो ये जो है, ये इसका ताल्लुक इससे बनता है, लेकिन वो पहले मिसरे के शुरू में है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर ये
इस तरह होता कि खूब लगता है कि पहले मिसरे के इख्तिताम पे आता तो फिर भी कुछ इस ताकीद को कम किया जा सकता था। इसी तरह मुनीर नियाज़ी के यहाँ तसाहमुआत औज़ान यानी औज़ान के तसामु, इसे आप कह सकते हैं कि कुछ उनसे उन्होंने कोताहियाँ कह सकते हैं, उसे तसामुहात कह सकते हैं, उन्होंने इस्तेमाल। देखिएगा ये शेर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तलिस्मात होंठों पे आंखों में गम, तलिस्मात होंठों पे आंखों में गम, नए जेवरात उनके पाँव में थे। अब आप देख रहे होंगे कि लफ्ज़ पाँव जो है, इसे जो उलमाए अदब हैं वो फ़ेल के वज़न पे बांधते हैं, लेकिन मुनीर नियाज़ी ने यहाँ फ़ेलन के वज़न पे बांधा है। तो इस हवाले से इसे हम कह सकेंगे कि ये तसामु हुआ है वज़न में, पाँव के वज़न में उन्हें। इसी तरह एक और शेर देखिए कि ये भी आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, खड़ा हूँ यूं किसी खाली कले के सहने वीरा में, खड़ा हूँ यूं किसी खाली कले के सहने वीरा में, कि जैसे मैं ज़मीनों में दफीने देख लेता हूँ। अब आपने देख रहे होंगे कि आम ये जो लफ्ज़ कला, कल आ या कल ए, ये फेल उनके वज़न पे होता है, या आप यहाँ इसका ये गिरा करके फेल के वज़न पे भी कह सकते थे, लेकिन मुनीर नियाज़ी ने ये लफ्ज़ फ़ऊ के वज़न पे या मफ़ा के वज़न पे या फ़ाल के वज़न पे इस्तेमाल किया है, जो मुनासिब नहीं। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, एक और ऐब जो काफ़ी जिसे सौती ऐब कहते हैं वो है ऐब तनाफुर। ऐब तनाफुर की दो किस्में होती हैं, एक होती है ऐब तनाफुर ख़फ़ी और एक होती है ऐब तनाफुर जली। यानी अगर हम ऐसे लफ्ज़ लाएँ जिनके दो तीन लफ्ज़ जो आपस में मिल रहे हों, उनके यहाँ सौतियात उनकी मदगम हो रही हों, तो इसे हम तनाफुर कहते हैं। मसलन जैसे गाफ काफ ये है, जैसे सीन स्वाद से ये लफ्ज़ हैं, या जैसे काफ काफ गाफ गाफ, तो एक लफ्ज़ जो गाफ पे ख़त्म हो रहा, दूसरा उससे गाफ पे शुरू हो रहा हो, तो ये इसी तरह एक लफ्ज़ रे से रे पे ख़त्म हो रहा हो और उससे अगला हर लफ्ज़ जो है रे से शुरू हो रहा हो, तो इस तरह इसका इत्तिसाल होता है और ये एक तरह से सौती नक्स पैदा होता है। इसे हम ऐब तनाफुर कहते हैं। मुनीर नियाज़ी के यहाँ इसकी बहुत सी मिसालें हैं, यानी बहुत सी जगहों पे उनके यहाँ ये ऐब तनाफुर पाया जाता है और ऐब तनाफुर जली पाया जाता है। एक शेर देख रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन पे, रात फलक पर रंग बरंगी आग के गोले छूटे, रात फलक पर रंग बरंगी आग के गोले छूटे, फिर बारिश वो जोर की बरसी महक उठे गुल बूटे। आपने देखा होगा कि पहले मिसरे में मैंने उस पे एक बार भी लगाई हुई है कि आग के गोले, आग का गाफ, के का काफ और गोले का गाफ, ये तीनों आपस में मिल रहे हैं और एक तरह से ये ऐब पैदा हो रहा है सौती हवाले से, जिसे हम ऐब तनाफुर जली कहते हैं। एक और शेर आप अपनी स्क्रीन पे देखिए कि रात के सुनसान गुंबद में रची है रात सी, रात के सुनसान गुंबद में रची है रास सी, पहरेदारों की सदाओं के तलिस्मी शोर से। आपने देखा होगा अजीज तलबा और तालिबात के रास सी, तो रास सी में रास का सीन और सी की सीन दोनों ऐसे हो रहे हैं कि उसमें एक अजीब सौती एक नक्स पैदा हो रहा है। तो ये भी ऐब तनाफुर जली है जो मुनीर नियाज़ी के यहाँ मिलता है। एक और शेर देखिए आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, शामे फिराक आई तो दिल डूबने लगा, शामे फिराक आई तो दिल डूबने लगा, हमको भी अपने आप पे कितना गरूर था। तो आपने दूसरे मिसरे में देखा होगा आप पे, तो आप पे आपका पे और पे का पे मिल करके दोनों ऐब तनाफुर जली की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। इसी तरह एक और शेर देखिए कि मैं तो उसको देखते ही जैसे पत्थर हो गया, मैं तो उसको देखते ही जैसे पत्थर हो गया, बात तक मुंह से न निकली बेवफा के सामने। दूसरे मिसरे में देखिए आपने बात तक,
बात कते और तक कते आपस में उनकी आवाज़ जो है उसका इत्तिसाल हो रहा है और ना निकली इसी तरह, तो ये एक ऐब तनाफुर की शक्ल पैदा हो रही है जो कानों को भली नहीं लगती। इसी तरह एक और शेर देखिए, है आँख सुर्ख उस लबे लाली के अक्स से, है आँख सुर्ख उस लबे लाली के अक्स से, दिल खूं हुआ है शोला बयानी को देखकर। आपने पहले मिसरे के इख्तिताम पर अक्स से जैसे पढ़ने में भी दुश्वारी हो रही है और सुनने में भी आपकी समातों पे भी ये बार और गरां गुजरता है, तो अक्स से ये ऐब तनाफुर है, ऐब तनाफुर जली की शक्ल है। इसी तरह एक और शेर देखिए, आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, छलकाए हुए चलना खुशबू लबे लाली की, एक बाग सा साथ अपने महकाए हुए रहना। और बाग सा साथ तो सा का सीन और साथ का सीन दोनों मिल रहे हैं और ऐब तनाफुर की शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। एक और शेर देखिए, एक मक्ता मुनीर नियाज़ी का कि कल भी था आज जैसा वरना मुनीर हम भी, कल भी था आज जैसा वरना मुनीर हम भी, वो काम आज करते कल पर जो टाल आए। तो आपने पहले मिसरे में देखा होगा कि आज जैसा, तो आज जैसा जीम आज का और जैसा का जीम आपस में मिल रहे हैं और एक ऐब तनाफुर की शक्ल इख्तियार कर रही है। इसी तरह एक और शेर देखिए, एक ख्याल खाम में मसहूर कर रखा मुझे, एक ख्याल खाम में मसहूर कर रखा मुझे, खुद परस्ती ने जहां से दूर कर रखा मुझे। अब खाम में और कर रखा, तो खाम का मीम और में का मीम आपस में मिल रहे हैं, इत्तिसाल हो रहा है दोनों मीम का और उससे एक गरानी सी पैदा होती है कानों के लिए भी, समात के लिए भी। और कर रखा का कर का रे और रखा का रे दोनों मिलकर के। अजीज तलबा व तालिबात, एक और ऐब है जिसे बहुत से लोग ऐब नहीं समझते और वो भी बहुत रदीफ का, ये तकरार रदीफ का ऐब जो है वो बहुत आम मिलता है। तो उसका ये होता है कि जो शेर है यानी मतला जो होता है वो तो यकीनन जो है उसके पहले दोनों मिसरों में रदीफ का इल्तज़ाम किया जाता है, लेकिन जो मतला नहीं होता बाज़ औक़ात उसमें भी रदीफ या रदीफ का जो टुकड़ा है वो आ जाता है जो बहुत गरां गुजरता है। तो इस हवाले से हम देखते हैं तो मुनीर नियाज़ी के यहाँ सैद की भी मिसालें कसरत से मिलती हैं। या आप अपनी स्क्रीन पे दो शेर देख रहे होंगे, उसको भी तो जाकर देखो उसका हाल भी मुझसा है, चुप चुप रहकर दुख सहने से तो इंसान मर जाता है, कितने यार हैं फिर भी मुनीर इस आबादी में अकेला है, अपने ही गम के नशे से अपना जी बहलाता है, अपने ही गम के नशे से अपना जी बहलाता है। ये आपने दो शेर देखे हैं तो ये लग रहे हैं कि जैसे दोनों मतले हैं, तो ये मतले नहीं हैं क्योंकि इस गज़ल में 5 शेर हैं और उनके जो कवाफी हैं वो है समझाता है, आता है, शर्माता है, जो बाकी शेर है। तो इस तरह हम देखें तो जो पहला शेर है उसमें जाता है यानी ये शेर है मतला नहीं है, और दूसरा भी शेर है तो जाता और बहलाता काफ़ी है और है जो है रदीफ है। लेकिन पहले मिसरे में भी आप देखें तो है और तीसरे मिसरे में भी है। तो ये रदीफ का जो तकरार है रदीफ की या तवारुद रदीफ, ये है मुनीर नियाज़ी के यहाँ बहुत पाया जाता है। ये जो है इसे असातिज़ा जो है इसे मुनासिब नहीं ख्याल करते, तो मुनीर नियाज़ी के यहाँ ये मिलता है। एक और शेर देखिए आप, ये स्क्रीन आपकी स्क्रीन पे शेर है, जैसे ज़र की पीलाहट में मौजे खून उतरती है, जैसे ज़र की पीलाहट में मौजे खून उतरती है, ज़हरे ज़र के तुंद नशे ने दीदा दिल में उतरना है। तो अब आपने देखा हो कि अब पहले मिसरे में भी है और दूसरे मिसरे में भी है, तो दूसरे मिसरे में तो रदीफ के तौर पे है, तो पहले मिसरे में भी है, तो ये तकरार रदीफ का ऐब है इस शेर में भी।
इसी तरह एक और शेर देखिए मुनीर नियाज़ी का कि अपना सफ़र है जिसकी कोई इंतहा नहीं, अपना सफ़र है जिसकी कोई इंतहा नहीं, ऐसा मकान है जिसमें कोई हम नफस नहीं। आप देखिएगा अपनी स्क्रीन पे कि नहीं, इंतहा नहीं और हम नफस नहीं। तो नहीं जो है ये रदीफ है, ये शेर है, मतला नहीं है, लेकिन पहले मिसरे में भी नहीं जो है उस पे मिसरा तमाम हो रहा है, इख्तिताम पजीर हो रहा है, तो ये तकरार रदीफ का नक्श है यहाँ भी। इसी तरह एक और शेर देखिए कि और किसी जहान में हाजिर जान सी कभी, और किसी जहान में हाजिर जान सी कभी, गैबों के सहरे दौर में सात आम सी कभी। अब देखिए सी कभी पूरी रदीफ और नीचे भी सी कभी, तो अभी पता नहीं चल रहा कि इसमें मतलब एक काफिया क्या है। तो यूँ लगता है जैसे काफिया के बगैर ये मतला है, लेकिन चूंकि ये मतला नहीं है, ये शेर है, और सी कभी जो है उसकी तकरार उन्होंने पहले मिसरे में कर दी है जो मुनासिब नहीं। इस तरह एक और शेर देखिए, आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे कि मैं पिए लोगों में जाएं बेमज़ा बातें करें, मैं पिए लोगों में जाएं बेमज़ा बातें करें, और इस माहौल में इसके अलावा क्या करें। तो आपने देखा कि इसके अलावा क्या करें, तो करें रदीफ है, लेकिन पहले मिसरे में भी ये इसका इल्तज़ाम किया है मुनीर नियाज़ी ने, जो तकरार रदीफ के ऐब के तौर पे देखा जाता है। इसी तरह एक और शेर देखिए कि एक बार जो गया सो गया भूल जाओ उसे, एक बार जो गया सो गया भूल जाओ उसे, वो गुमशुदा ख्याल है पैदा न कर उसे। इस शेर को आप देखिए कि पहले मिसरे में भी उसे और दूसरे मिसरे में भी उसे, तो लगता है जैसे रदीफ है, लेकिन चूँकि ये उसे रदीफ है लेकिन ये मतला नहीं है, इसलिए पहले मिसरे में जो है उसे की तकरार जो है नक्शे तकरार रदीफ के ऐब के तौर पे आती है। ये एक शेर देखिएगा कि हर अमल है अमल का रद्द अमल, हर अमल है अमल का रद्द अमल, हर सितम है सितम का रद्द अमल। अजीब व गरीब ये शेर है, आप देखिएगा ऊपर अमल रद्द अमल है, अमल का रद्द अमल, नीचे सितम का रद्द अमल। तो अजीब लग रहा है कि जैसे इस शेर में काफिया नहीं है, हालांकि काफिया है। तो ये भी रद्द अमल जो है वो का रद्द अमल जो है ये इस गज़ल की रदीफ है, जिसे पहले मिसरे में भी, इस शेर के पहले मिसरे में मुनीर नियाज़ी ले हैं, जो एक ऐब है और तकरार रदीफ का ऐब है। अच्छा, इसी तरह मुनीर नियाज़ी के यहाँ काफ़िए के ऐब भी मिलते हैं। हालांकि उलमाए इल्म कवाफ़ी जो है उनके नज़दीक काफ़िए की गलती को फोहश तरीन गलती तस्वर किया जाता है, यहाँ तक कि वो शेर को ऐब से पाक रखने के लिए इल्म काफ़िया पर मुकम्मल दस्तरस हासिल करने की ज़रूरत पर जोर देते हैं। मुनीर नियाज़ी के कलाम का जब हम मुताला करते हैं तो हम पर यह बात वाज़ेह होती है कि उनके यहाँ या तो वो इल्म काफ़िया पर मुकम्मल दस्तगार नहीं रखते, या फिर वो इल्म काफ़िया को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। उनके यहाँ ये काफ़िए के ऐब कसरत से मिलते हैं। एक शेर देखिए, शुआए मेहरे मुनव्वर शबों से पैदा हो, शुआए मेहरे मुनव्वर शबों से पैदा हो, मताए ख्वाबे मसरत गमों से पैदा हो। ये शेर आप देख रहे होंगे, शबों से पैदा हो और गमों से पैदा हो, तो से पैदा हो इसकी रदीफ है, और जो कवाफ़ी हैं वो है शबों और गमों। इस शेर में शबों और गमों ये कवाफ़ी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर इन दोनों के हरूफ ज़वायद यानी वाव और नून गुन्ना अलग कर डालें तो बाकी बामानी अल्फाज शब और गम होंगे, मगर इनमें हर्फ रवी मुश्तरक नहीं, गोया ये ऐब ईताए जली की झैल में आता है। आपने देखा कि ये जो ये बहुत ऐब मिलता है बहुत से शायरों के यहाँ। आपने इफ्तिखार आरिफ की एक बड़ी मशहूर गज़ल सुनी होगी, बड़ी मशहूर भी है और गाई है बहुत खूबसूरत अंदाज में, दयार नूर में तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी। तो जो लफ्ज़ सही है वो वहशत है और शब है। तो आगे जो वाव है और नून गुना से हम अलग कर देते हैं, तो जो शब का हरफ रवी है या गम का जो इस शेर के हवाले से बात करो तो वो जो है वो मुश्तरक नहीं है,
तो वो ये ईताए जली का ऐब है। इताए खफ़ी और इताए जली दो ऐब पाए जाते हैं। ये ईता के ये काफ़ी एक ऐब है और ये बहुत से लोगों के यहाँ इस चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। ये एक और बिल्कुल इसी तरह मिलता जुलता शेर है मुनीर नियाज़ी के यहाँ के, रहता है एक हिरास सा कदमों के साथ साथ, रहता है एक हिरास सा कदमों के साथ साथ, चलता है दश्त दश्त नवर्दों के साथ साथ। इस शेर में भी आप देखिएगा कि के साथ साथ तो रदीफ है और इसमें जो काफ़िए हैं दोनों मिसरों में आपने देखा कदमों और नवर्दों, तो कदमों कदम से उसकी जमा और नवर्दों से नवर्द की जमा है। हम इसका वाव और नून गुना को अलग करेंगे तो पहला जो है वो कदम जो लफ्ज़ सही है और जो बामानी लफ्ज़ है, और दूसरा नवर्द ये भी बामानी लफ्ज़ है। अगर ये बामानी लफ्ज़ ना होते तो फिर काफ़िया जायज़ था, लेकिन दोनों के यहाँ जो रवी हर्फ रवी हैं, जैसे कदमों का मीम है और नवर्द का दाल, तो दोनों जो है वो काफ़िए के तौर पे नहीं आ सकते। तो ये इताए जली का ये ऐब है। कुछ अशार और देखिए ये कि शाम के मस्कन में वीरां मैं कदे का दर खुला, शाम के मस्कन में वीरां मैं कदे का दर खुला, बाब गुजरी सोबतों का ख्वाब के अंदर खुला, एक आलम हिजरा ही अब हमको पसंद आया, ये खाना वीरा ही अब हमको पसंद आया। तो ये शेर आपने दो अशार जो मैंने लिखे कि आप देख रहे होंगे कि एक आलम हिजरा ही अब हमको पसंद आया, ये खाना वीरा ही अब हमको पसंद। इस शेर को जैसे हम देखते तो लगता ये है कि हिजरा और वीरा कवाफी हैं और ही अब हमको पसंद आया और ही ये दोनों मिसरे ये रदीफ है। हालांकि ऐसा नहीं है। अब आगे हम चलते हैं तो अगला जो शेर है इसी गज़ल का वो है बेनामो निशा रहना गुर्बत के इलाके में, ये शब भी दिलकश था तब हमको पसंद है। तो अब इसमें देखें कि यहाँ तय ये हुआ आगे शेर अगले शेरों में कि हमको पसंद आया रदीफ है और तब अब कब रब ये कवाफी है। तो अब अगर हम पहले शेर को देखें जैसे मतले को, तो वो बिल्कुल उसमें एक ही लफ्ज़ को वो काफ़िए के तौर पे लाए हैं जो बिल्कुल मुनासिब नहीं है और असातिज़ा इसे जो है वो बिल्कुल मतलब आप समझें कि इसे नापसंद करते हैं और इसे सख्त और फोश ऐब करार देते हैं। दो शेर मजीद देखिए। दश्त बारह की हवा से फिर हरासा हो गया, मैं फ़कत खुशबू से उसकी ताज़ा दम सा हो गया, तेरा होना ज़रूरी था न होना भी ज़रूरी था, किसी भी याद का हस्ती में होना भी ज़रूरी था। तो ये दोनों उनके मतले हैं और इसमें भी आपने देखा होगा कि काफिया है ही नहीं, यानी सा हो गया तो ये तो रदीफ हुई जो दोनों मतलब के दोनों मिसरों में आती है, जिसकी तकरार होती है और यूं की तू आती है। तो पहले मिसरे में देखे तो हरा सा हो गया और दम सा हो गया, तो लगता है जैसे दम और हरा काफ़ी है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ भी उनके यहाँ काफ़ी है, उन्होंने सा ही को लिया है, इसी को आगे चलाया है। इसी तरह दूसरे शेर में आपने देखा न होना भी ज़रूरी था में होना भी ज़रूरी, तो इसमें भी होना ही ये मतलब है जिसमें उन्होंने होना ही को कवाफी के तौर पे इस्तेमाल किया और दोनों मिसरों में ये जो काफ़ी इस्तेमाल की है। दो शेर मज़ीद देखिए कि सूरज की दमक बिजली की चमक सावन का हरा बन देखा है, रंगीन मुलायम पत्तों की सरसर से भरा बन देखा है, दीवार फलक मेराबे ज़मा सब धोखे आते जाते हैं, ये एक हकीकत हम पे खुली जब से वो खुला बंद देखा है। अब इसमें भी आपने देखे कि हरा बंद देखा है, भरा बंद देखा है और खुला बंद देखा है। तो इसमें भी कवाफी के तायुन में मुनीर नियाज़ी ने ठोकर खाई है। मतलब में उन्होंने रा का काफिया यानी हरा और भरा बांधा है, लेकिन आगे चल करके जो अगला शेर है उसमें उन्होंने ये एक हकीकत हम पे खुली जब से वो खुला बंद, तो खुला यहाँ उन्होंने आगे चलकर खुला काफिया इस्तेमाल किया, अलिफ का काफिया। तो इस तरह अगर जैसे पहले दोनों मिसरों में हरा और भरा, तो आगे जो है वो उसी मुनासबत से काफ़ी आने चाहिए थे जिसका इल्तज़ाम
मुनीर नियाज़ी ने नहीं किया। अजीज़ तलबा और तालिबात, इन उयूब और इन कोताहियों और तसामुहात के बावजूद मुनीर नियाज़ी उन खुशकिस्मत शोरा में से एक हैं जिनकी शायरी और शख्सियत का सैर एक दुनिया पर तारी रहा। उनके मद्दाह उनके शेरी मजमूए का बड़ी बेताबी के साथ इंतज़ार किया करते थे। उनकी ज़िंदगी के वाक़यात और महसूसात से उभरती हुई तलिस्माती फ़ज़ा कारी को अपने शहर में लेने की भरपूर सलाहियत रखती है। वो क्लासिकी रवायत से जुड़त भी रखती है और असरी हिस्सियत की तर्जुमानी भी करती है। गोया मुनीर नियाज़ी की गज़ल गोई से न सिर्फ गज़ल की नई ज़बान वजूद पजीर हुई, बल्कि इस ज़बान से एक नया तर्ज़ एहसास और जदीद तर्ज़ इज़हार भी ज़हूर पजीर हुआ। मुनीर नियाज़ी का शुमार 20वीं सदी के उन चंद शोरा में होता है जिन्हें साहिब उसलूब गज़ल गो शायर कहा जा सकता है। मुनीर नियाज़ी 20वीं सदी के शोरा के जम्मे गफ़ीर में भी अपनी गज़ल की दास्तानवी फ़ज़ा की वजह से शेरी इनफिरादियत रखते हैं। वो शेरी इनफिरादियत उनके तख़य्युल के तरफ़ों की वजह से है। वो ख़याल से दाखिल की तरफ सफ़र करते हैं और दाखिल और ख़ारिज के इम्तज़ाज व आमेख से ऐसी तख्लीकी दुनिया आबाद करते हैं जो एक तरफ उनकी ज़िंदगी की तर्जुमानी करती है तो दूसरी तरफ शेरी हिस्सियत को पेश करती है। मुनीर का ताल्लुक़ अगरचे हल्का अरबाब ज़ौक़ से था, लेकिन वो शेर किसी नज़रिए या नस्ब-ओ-लैन के तहत नहीं कहते थे, बल्कि शेर बराए शेर के तसव्वुर के कायल थे। डॉक्टर सुहेल अहमद खान ने एक मकालमे के दौरान में जब उनसे तसव्वुर शेर के बारे में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा नज़रिया शेर कोई नहीं है, बस शेर ही है। मैं शेर किसी नज़रिए के तहत नहीं लिखता, इसमें कोई प्लानिंग फ़िलासफ़ी नहीं है। शेर को जस्टिफाई करने के लिए कभी किसी रंग में कभी किसी शक्ल में शेर लिखता हूँ। मेरा नज़रिया है शेर सिवाय शेर के और कुछ नहीं। अजीज़ तलबा व तालिबात, हम मुनीर नियाज़ी के हवाले से अपनी गुफ्तगू को मुनीर नियाज़ी ही की बात पे तमाम करते हैं। हमने कोशिश की कि मुनीर नियाज़ी की गज़ल गोई के जो उसके जो मौज़ूआत हैं, उसके जो फ़नी लवाज़िमात हैं, उनके हवाले से बात करें। आप अपनी स्क्रीन पर 3 किताबें देख रहे होंगे। कुलियात मुनीर, ये मावरा बुक्स लाहौर ने 2005 में शाये किया। अदबियात अकादमी अदबियात इस्लामाबाद ने मुनीर नियाज़ी की वफ़ात के बाद 2009 में अदबियात बयाद मुनीर नियाज़ी के नाम से एक बड़ा ज़ख़ीम जो नंबर निकाला। उसमें इस ऐद के बड़े बड़े जो अदीब और शायर थे उनके मज़ामीन शामिल हैं। इसी तरह डॉक्टर समीरा इजाज़ की किताब मुनीर नियाज़ी शख्स और शायर, ये मिसाल पब्लिशर ने छापी है 2014 में। ये उनका PhD का थीसिस है। PhD डॉक्टर समीरा इजाज़ ने मुनीर नियाज़ी पर की थी। तो उस हवाले से ये 3 किताबें बड़ी अहम हैं, आप इन्हें भी देखिएगा ताकि मुनीर नियाज़ी की शायरी जो है वो उसके जो महरक़ात हैं, उसके जो पस मंज़र हैं, वो ज़्यादा खुल करके आपके सामने है। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।